हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बनी होगी द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों कोड यूज करना है SRC10। 5 तारीख तक के लिए ऑफर एक्सटेंड हो गया, यानी कि आज तक के लिए ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है अनअकैडमी द्वारा, जहां पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर SRC10 कोड से 22% तक का डिस्काउंट आप लोग को मिलने वाला है। मतलब जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको 61,000 में पड़ रहा था वो 48 में पड़ेगा, जो आइकनिक का कॉम्बो आपको 78 में पड़ता था वो 61 में पड़ेगा। अरे दोस्तों इतना ही नहीं, और भी कई सारे प्राइजेस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, ये है टेलीग्राम ग्रुप SRC10 की लिंक जहां पर आप मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करते हैं। आप सोच रहे होगे इतना लेट क्यों हो गए आज। अरे हुआ ऐसा कि ना ब्रॉडबैंड के अंदर मेरा LOS आ गया था, मतलब ब्रॉडबैंड बंद हो गया था काम करना। सुबह सुबह मैं बैठा हुआ हूँ, नेट आ नहीं रहा है। हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया लैपटॉप को कि क्या पता उससे नेट आए तो पेपर तो खोलूँ एटलीस्ट। तो पेपर भी खोलने जितना नेट नहीं आ रहा था, और फोन से किया तो फोन के अंदर पता नहीं क्यों नो इंटरनेट बताया था। हालांकि फोन में नेट चल रहा था, बट फिर मैं 6 बजे से फ़ोन लगाना, बाद में अब सुबह 4 बजे तो फ़ोन नहीं लगा सकते, तो मैं सोचा कि थोड़ी देर बाद लगाते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है 6 बजे से उसको फ़ोन लगाना शुरू किया, लगभग 9 बजे तक तो मैं उसको फ़ोन लगाता रहा, नहीं उठाया और सर्विस प्रोवाइडर ने। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने 2-4 फ़ोन और कनेक्ट करे, लैपटॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही, नेट ही नहीं आ रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। फिर मेरे को लगा शायद मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेक्चर तो लेना ही है। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, है ना, बट कुछ हुआ नहीं। 11 बज गए ऐसे ही मेरे को इधर उधर भटकते हुए। फिर मैंने सोचा कि शायद नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। तो थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया। इतने में नाश्ता करते करते मेरे को थोड़ा आइडिया है कि क्यों ना मैं किसी दोस्त से बात करूँ, किसी दोस्त के यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाए, वहाँ जाके कर लेंगे। तो मैंने 2-4 दोस्तों को फ़ोन लगाया, तो मेरे एरिया के अंदर सब BSNL का आता है। तो एक दोस्त है, काफ़ी दूर है, वो दूसरे एरिया में है, तो वहाँ पर उसका एयरटेल का था। मैं सोचा उसके यहाँ पे जाके करता हूँ। तो उसके यहाँ पे गया मैं, उसके यहाँ पे जाके एटलीस्ट नेट मिला, पेपर खोला। मैंने पेपर खोला तो उसके बाद प्रॉब्लम ऐसी हुई कि पेपर जब खोला ना तो मैं बनाना शुरू किया मैंने, और फिर मैंने एक मेरा PPT बनाने वाला है, तो मैं सोचा कि शायद उसकी मदद मिल जाएगी इस समय पे। तो उसको कॉल किया तो वो कहता है कि सर मैं तो बीमार हूँ, नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने PPT वगैरह डिज़ाइन की वहाँ पर बैठ के। फिर मैं सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं। मेरे को याद आया कि अरे इसके यहाँ तो सेटअप नहीं है, मेरे को सेटअप लेके आना पड़ेगा। तो मैं ग्रीन स्क्रीन का सेटअप लेने घर आया, है ना। ऐसे करते करते मेरे को 3, साढ़े 3, 4 बज गई। और मतलब बिल्कुल एकदम हालत थी नहीं कि यार अब क्या वीडियो बनाए, लग नहीं रहा था कि बनाऊंगा मैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बनाना ही है, क्यों एक दिन भी क्यों छोड़े अपन। देन किस्मत ऐसी हुई कि मैं सेटअप ग्रीन स्क्रीन वाला लेके गया वहाँ पर लेके गया, और बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उसके यहाँ पे लाइट नहीं थी इतनी बेहतर। इतने में घर से फ़ोन आ गया कि इंटरनेट आ गया है। जब इंटरनेट आया तो मैंने सोचा कि अब तो इसी स्टूडियो में बनाएंगे अपन। देन फाइनली आई एम हियर, काफ़ी लेट, पर सुबह का भूला, अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए तो शुरू करते हैं इस एडिटोरियल के ऊपर। सबसे पहली चर्चा करते हैं जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हुआ है। अगर आप देखोगे तो 31 दिसंबर के दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई चीज की, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वही पुरानी चीज को रिपीट कर दिया। क्या किया साहब, FCRA के रजिस्ट्रेशन को कहा कि इसके अंदर जो लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है उनकी चीजों को कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो अभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। वो लोग जिनका अभी तक पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन, वो नहीं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे मिशनरी ऑफ चैरिटी, उसका रिजेक्शन कर दिया गया था, क्योंकि उसका रिजेक्शन कर दिया गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। दूसरे जितने भी संस्थाएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। यहां पर ऐसा कहा गया, पर ऐसा क्यों कहा गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो अब आप देखोगे तो इस बार FCRA के अंदर बहुत ही बारीकी से ड्यू डिलिजेंस, यानी कि बहुत ही बारीकी से चेक जो है वो किया जा रहा है कि कौन सा फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस NGO के पास में आ रहा है, उसका किस तरीके से यूज हो रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा सिस्टम जो है वो रुका सा, धीमा सा चल रहा है।
सिस्टम एक तरफ धीमा धीमा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरी सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड के लोग हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने को आतुर हैं, जिसके कारण से लगातार रजिस्ट्रेशन का नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिविल सोसाइटीज को, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करना भी बाकी है, जैसे कि एसबीआई के अंदर ब्रांच खोलना, एसबीआई की दिल्ली वाली ब्रांच के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोलना, ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहां पर आ सके। क्योंकि एफसीआरए का कहना यह है कि केवल एक ही ब्रांच होगी दिल्ली वाली एसबीआई की, जहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पैन कार्ड को लिंक करना, आधार कार्ड को लिंक करना, ये सारी चीजें अभी अभी एनजीओ को कही गई थी पिछले एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें भी अभी एनजीओ कर रही हैं, जिसके कारण से एकदम भागा दौड़ी उनके जीवन में मची हुई है, जिसके कारण से सिविल सोसाइटी जो उनका ओरिजिनल काम है वो नहीं कर पा रही। थोड़ी सी चिल सेटलिंग जो है वो उनका देखने को मिल रहा है इन सारी भागादौड़ियों के बीच में। हालांकि इन सारी चीजों की बहुत समय से जरूरत थी उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, पर फिर भी कई सारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के बावजूद हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले एनजीओ को एफसीआरए में रजिस्टर करने से कैंसिल कर दिया गया। और ये कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी ज्यादा तादाद में है। आप देखोगे तो लगभग एक डाटा बताता हूं, 20,675 परमिशन एफसीआरए के अंदर रिजेक्ट कर दी गई है, जिसके अंदर 89 ही ऐसी है जो खुद से रिक्वेस्ट देके एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से रिजेक्ट हुई है। अदरवाइज सारे के सारे कोई से न कोई से कानून को, कोई से न कोई से रूल को वॉयलेट कर रहे थे, ऐसा होम मिनिस्ट्री का कहना है, जिसके बाद में इन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। यह होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट का ही डाटा है। इतना ही नहीं, आप समझोगे तो 80% जो परमिशन कैंसिल की गई है एफसीआरए के अंदर रजिस्टर करने से, उनमें से 80% रजिस्ट्रेशन 2014 के बाद किया गया है। लगभग 10,000 परमिशन 2015 के अंदर रिजेक्ट की गई थी, और आज के समय पे केवल 17,000 एनजीओ ही ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, या फिर उनका जो असली किस्मत है, जो अभी पेंडिंग है, असली किस्मत उनको 2022 मार्च तक पता लगेगी। और लगभग 33,000 एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को और फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के अधिकार को खो दिया है, क्योंकि इस 33,000 के अंदर 20,000 ये है, और 33,000 में एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि 2020-21 का डाटा यहां पर अभी रिसेंट अपडेट नहीं किया है। वो 600 एप्लीकेशन जो अभी अभी रिजेक्ट हुई है, जो हाल ही में खबरों में थी, वो यहां पर जुड़ी नहीं है। जब वो जोड़ेंगे तो और ज्यादा नंबर के अंदर ये पहुंच जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो भारी मात्रा के अंदर रिजेक्ट किया जा रहा। अब ये जो रिजेक्ट किया जा रहा है, इस चीज को दो रूप से देखा जा सकता है। पहली चीज कि हो सकता है कि इसकी बहुत जरूरत हो सकता है कि ये ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जो देश के ऊपर खतरा बन सकता है, ये एक ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जो देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के ऊपर खतरा बन सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रोक देना चाहिए। पर अगर ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रोक के इन एनजीओ को भी काम करने से रोका जा रहा है, तो फिर सवाल उठता है अभी तक की पुरानी स्क्रूटिनी के ऊपर। 2014 या 2010 के पहले ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था, ये भारी मात्रा में आता था। अभी तक ये एनजीओ बहुत बेहतर रूप से चलते थे। तो सवाल पुरानी स्क्रूटिनी पे उठता है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सालों साल से इस देश के अंदर क्यों आता रहा। इतना ही नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ फिर ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसा भी होगा कि जो फॉरेन फंड हम लोगों के पास में आया वो आज के समय पे रोका जा रहा है, क्योंकि ये एनजीओज हैं, ये एनजीओज एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, ये एनजीओज और भी कई सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। जब ये एनजीओज एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, तो ये वो एनजीओ है जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं, जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, जिसके कारण सरकार को, सरकार की इंस्टीट्यूशन को काम करने में प्रॉब्लम आती। तो हो सकता है कि कुछ चीजें उसके कारण भी हो, पर ये दो रीजन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। ये दो सवाल जो है वो दोनों ही चिंताजनक है। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन सालों साल से आ रहा था और अभी लग रहा है कि नहीं ये खराब है, ये गलत फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो देश की सॉवरेनिटी के ऊपर शक करता है, तो फिर हमारे अभी तक के स्क्रूटिनी के ऊपर सवाल उठता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है।
पर हम लोगों को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि इन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण फॉरेन ये एनजीओ काम नहीं कर पाएंगे, ये काम करेंगे, पर आप देखोगे तो इनकी वजह से बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ 3 महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट को के इफिशिएंसी को बढ़ाने में, उसकी डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में। क्योंकि मैंने कहा कि ये एनजीओ सरकार के स्टेप के खिलाफ सवाल उठाती है। तो कई बार ट्राइबल लोगों को या फिर आदिवासी वर्ग को अगर जंगल काट दिया गया उनका और उन्हें वहां से हटा दिया गया, लैंड एक्विजिशन उनका सरकार ने कर लिया, तो उनको रिकंसिलिएशन, रिहेबिलिटेशन ये सब कराने में ये एनजीओ ही सवाल उठाते हैं साहब। ये एनजीओ ही हैं। जब सरकार एजुकेशन नहीं दे पाती तो एनजीओ एजुकेशन देने जाते हैं कई सारे इलाकों के अंदर। तो कई बार सरकार की इफिशिएंसी, डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने में ये एनजीओ काम आते हैं। इतना ही नहीं, ये एनजीओ काम आते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी में। जिस तरीके से इंसान लालची होता जा रहा है, सारे रिसोर्सेस को कैप्चर करना चाह रहा है, उस बीच में वो एनवायरमेंट को भूल जाता है। कई बार सरकार के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज होता है, तो सरकार को, या फिर कई बार प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं जो एनवायरमेंट को वॉयलेट करते हैं, जो एनवायरमेंट को खराब करते हैं, तो वहां पर एनजीओ एक्शन दिलवाता है, वहां पर एनजीओ द्वारा एक्शन दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो एक और तीसरी चीज जो एनजीओ करते हैं वो इतनी छोटी है जो कई बार सरकार उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती। ऐसे काम भी ये करते हैं, जैसे कि कोविड-19 के दौरान में एजुकेशन ना दे पाना, तो ये एनजीओ काम कर रहे थे वहां पर। जैसे कि ड्रामा स्कूल की आवश्यकता, तो ड्रामा स्कूल आप देखोगे तो किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं खोला, वो रजिस्टर है एक एनजीओ के नाम पे, जो दर्शाता है कि इस देश को काफी जरूरत है इन कामों के लिए, इन एनजीओ की। अब एनजीओ को तो बंद नहीं किया सर, उनके फॉरेन के कंट्रीब्यूशन को बंद किया कि वो फॉरेन का कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकें। बट प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे तो हमारे यहाँ के एनजीओ अनफंडेड रहते हैं। कई बार फंड जो है वो कम मिलता है, तो उस फंड की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को उनके लिए फॉरेन फंड की भी जरूरत पड़ती है। पर ये फॉरेन फंड उन्हें क्यों दिया जाता है? क्या ये केवल सॉवरेनिटी के खिलाफ होता है क्या? नहीं, आप अगर समझोगे तो कई बार ये फॉरेन फंड फायदेमंद भी होता है। इसके पीछे कॉज होता है। आप देखते हो कुछ चीजों का कॉज ऐसे होते हैं जो बॉर्डरलेस होते हैं, है ना। कुछ चीजों का जो रीजन होता है ना, उसकी कोई बॉर्डर, कोई सीमाएं नहीं होती। कई बार बाहर बैठा, इस देश से दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी कॉज के लिए, 2 सेकंड रुकना ना, 2 सेकंड। तो कई बार बॉर्डर के दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी कॉज के लिए अपना फंड जो है वो किसी और संस्था को देता है। जैसे कि कई बार आप देखते हो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, कई बार देखते हो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो आप देखते हो कोई जो कॉज होता है उसका एक नेचर होता है कि वो बॉर्डरलेस है। कोई कारण जो है ना, वो कारण हमेशा क्या होता है साहब? बॉर्डरलेस होता है। जब वो बॉर्डरलेस होता है तो उसके बाद आप देखते हो कि भारत के अंदर जयपुर फुट करके, जयपुर फुट के लिए काम करने वाली संस्था थी, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। वहीं आप देखोगे तो कई सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाली एक संस्था थी जो कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के रूप में देखने को मिलेगा, जो एक्सेप्शनल काम करी अपनी फील्ड के अंदर। तो आप देखोगे तो किसी चीज का कोई रीजन होता है ना, तो उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई बॉर्डर, कोई देश, कुछ राष्ट्र नहीं होता। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग, हम लोग उसको लॉजिक या फिर पैसे या फिर फंड से उस चीज को नहीं दे सकते। हम लोग मॉनेटरी चीजों से उस चीज को जज नहीं कर सकते कि ये फंड हमारे पास में क्यों आता है, या फिर कोई भी वो फंड खर्चा क्यों करता है, वो अमाउंट खर्चा क्यों करता है ना। ये चीज हम लोगों को पता नहीं रहती है। बट कई बार यही जो रीजन होते हैं ना, तो कई बार कॉज ऐसा भी हो सकता है जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो, जो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ हो। इस कारण से हम लोग उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को चेक करते हैं। इस कारण से वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को चेक किया अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जा रहा है। बट वहां पर एक दिक्कत है, वही मैं कह रहा हूं कि 2 सवाल उभर के आ रहे हैं। एक अभी का सवाल यह है कि सरकार क्या सच में एनजीओ को ड्यू टू राइट रीजन कर रही है? क्योंकि आप देख रहे हो तो सरकार किस लिए कर रही है, क्या देख के इन एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रही है? वो केवल एक ही तरीका है जिसके अंदर सरकार क्या कर रही है कि उनके एनुअल रिटर्न जो उन्होंने फाइल किए हैं उसको बारीकी से देखने के बाद एफसीआरए के पोर्टल के ऊपर उसको रजिस्टर करने से मना कर रही है।
बट अगर हम लोग बात करें एनुअल रिटर्न की, तो इसके जरिए दो ही चीज आती है, मतलब कोई रीजन का स्कोप रहता नहीं है कि किसी ने क्यों अपना जो एनुअल रिटर्न था उसमें कमजोर भर दिया या क्यों सही रूप से नहीं भर पाया, उसके पीछे कोई रीजन नहीं रहता। कई बार वो बाइनरी ही रह जाती है वाली चीज इस चीज के अंदर के, या तो सही होगा या गलत होगा। ऐसा नहीं है, मतलब ब्लैक और व्हाइट की दुनिया में भी हम लोग जी रहे हैं, हम लोग कोई ग्रे वाले पार्ट में नहीं, जहाँ पे एनजीओ से पूछा जा रहा हो कि आपने ये क्यों नहीं किया, वाई रीजन जो है वो पता नहीं लग रहा, जिसके कारण से एक डीप स्टडी की हम लोगों को जरूरत है, जहां पर ऐसे सारे एनजीओ जिनको परमिशन से डिनाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायर्ड हो चुका है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन उनका एक्सपायर्ड हो चुका है, उसके बाद में उसको रिन्यू करने से मना किया जा रहा है, केवल इसलिए कि एफसीआरए के अंदर जो रीजन बताए गए हैं उन एफसीआरए के रीजन को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को फिर एक और बार ये चेक लगाना चाहिए कि अगर वो रीजन पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या वो फंड को नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ यूज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं देन उन एफसीआरओ को वापस से रोकना चाहिए, अदरवाइज नहीं रोकना चाहिए। इवन यहाँ पर एक दोहरा रूप जो है वो देखने को मिल रहा है, जो इस एडिटोरियल लिखने वाले ने कहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बाकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट निकालने के लिए, जो कैपिटल्स के लिए इस देश के अंदर बना, उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन से एक्सेप्ट किया जा रहा है। वहीं हम लोग रेगुलेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, उन चीजों के ऊपर जो चैरिटी के लिए है। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन, इतने स्ट्रिक्ट केसेस जो है वो क्यों नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर ये भी सवाल जो है वो उन्होंने लगाया है, एडिटोरियल लिखने वालों ने लिखा है। तो अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या हुआ है, हेल्थ ऑफिशियल वरीड है। क्यों वरीड है साहब, क्योंकि सेल्फ टेस्ट किट जो है वो काफी कम पड़ती जा रही है। क्यों कम पड़ती जा रही है, जैसे जैसे नया कोविड-19 का वेरिएंट आ रहा है, तो ऐसे लोग जो कहीं बाहर घूम के आए या ऐसे लोग जिनके अंदर कोई छोटे मोटे बीमारी के सिम्टम दिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ टेस्ट किट लेके आ रहे हैं। वो खुद से वो किट लेके आ रहे हैं, घर पे आके टेस्ट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि मुझे कोविड है या नहीं है, जिसके कारण से दो खतरा उभर के आ रहा है। एक तो ये कि मार्केट के अंदर इस किट की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से जो डॉक्टर है, वो ऐसे व्यक्ति, जो हेल्थ वर्कर है, जो हेल्थ ऑफिशियल है, वो ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रस्त है, उसको ट्रैक करने में, उसे आइसोलेट करने में, उसको ट्रीट करने में प्रॉब्लम में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साहब, सीधी सी बात, ऐसे इमेजिन करो कि मैं एक व्यक्ति हूं और मैंने क्या किया, सेल्फ टेस्ट किट में वहां से लेके आया, मेडिकल से लेके आया, उसके बाद मैंने उसको घर पे लाके यूज किया। मैंने घर पे लाके क्यों यूज किया होगा, आप सोचो जरा। इसीलिए किया होगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए इतनी सारी चीजें जो है वो फैली हुई हैं ऑलरेडी। इसके कारण से मैं सेल्फ टेस्ट किट घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद में मैंने चेक किया और मेरे को कोविड पॉजिटिव निकल गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अभी आइसोलेट रह रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अभी कोविड नहीं फैलाऊंगा या किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बाहर नहीं जाऊंगा। जब एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो भी हमारे जैसे लोगों के ऊपर, जो अपनी बीमारियों को लेके इतने सजग नहीं रहते, जो हर एक चीज को मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, उन सारी चीजों के अंदर कई बार कोविड को टैकल करना, वहां पर ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करना, आइसोलेट करना और ट्रीट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कुछ मेडिकल वालों ने यह भी बताया है कि पिछली बार तक जब कोविड-19 फैल रहा था तो बेंगलोर के अंदर ये चीज जरूर की गई थी कि मेडिकल वालों को ये कहा गया था कि ऐसे लोग जो कि कोविड की दवाई ले रहे हैं, उससे रिलेटेड दवाई ले रहे हैं, उन लोगों को ट्रैक करो, उनके बारे में जानकारी निकाल के सरकार को दो, और सरकार जो है वो उन लोगों के घर जाएगी, चेक करेगी, टेस्ट करेगी, पॉजिटिव निकलते हैं तो उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश करेगी, ताकि कोविड-19 जो है वो कम हो। बट इस बार मेडिकल वालों को ऐसा कुछ भी गाइडेंस जो है वो नहीं दिया गया है, जिसके कारण से थ्रेट ऑफ स्प्रेड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा बात करें साहब, श्रीलंका की कैबिनेट ने वो जो ऑयल प्लांट था ना, वो जो ऑयल स्टोरेज जगह थी, उसको क्या दे दिया गया है साहब, अभी अभी आप देखोगे तो ऑयल स्टोरेज आप देखोगे तो त्रिंकोमली के अंदर, जो श्रीलंका के अंदर है, वहां पर ऑयल स्टोरेज के जो टैंक होते हैं उसको बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इंडिया को परमिशन मिल गई है। कैबिनेट ने फाइनल नॉड दे दिया है, पर सवाल उठता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आप समझना, ये ट्रिंकोमली है क्या, तो ट्रिंकोमली अगर आप देखोगे तो ये श्रीलंका के अंदर आपको जगह देखने को मिलेगी, और ये इस तरीके की जगह है, इस तरीके की, ये दिखाती है कि ये जगह क्या है, नेचुरल हार्बर है।
ये अंदर की साइड है, वो जो अंदर वाला रीजन है उसे कहा जाता है चाइना बे। ये चाइना बे के अंदर वर्ल्ड वॉर के पहले 1924 से 1937 के बीच में लगभग 100 से ज्यादा ऑयल टैंक, इस तरीके के स्टोरेज टैंक जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, क्योंकि उस दौरान में श्रीलंका सिलोन कहा जाता था और उस दौरान में श्रीलंका भी किसकी कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स की। तो ये जो स्टोरेज टैंक है वो उस समय पे बनाए गए थे। स्टोरेज टैंक बनाए गए, यहाँ पर डेवलप किए गए, बट हुआ क्या कि 1924 के अंदर बने हुए स्टोरेज टैंक थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान में जब जापान ने श्रीलंका के ऊपर अटैक किया तो ये खराब हुए कई सारी मात्रा में। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो उसके बाद में सालों साल से ये टैंक हैं, जिसके कारण से उनकी वैल्यू जो है वो खराब होती जा रही है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही थी। आज के समय पे केवल 24 ही टैंक जो है वो वर्किंग में थे। लगभग 89 के आसपास आपको टैंक देखने को मिलेंगे जिनको रिनोवेशन की बहुत अति आवश्यकता है। अब ये स्टोरेज टैंक यहीं पे क्यों बनाए गए, क्योंकि ये नेचुरल हार्बर है, यहाँ पर ऑयल का स्टोरेज करके पूरे विश्व के अंदर भेजा जा सकता है। यहाँ पर स्टोर करो और उसको कहीं पे भी भेज सकते हैं। ये आपका मतलब दुनिया के 5वें सबसे बड़े हार्बर के अंदर त्रिकोणामली का नाम आता है, जो नेचुरल हार्बर के रूप में, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर उन्होंने बनाया था। भारत काफी समय से चाह रहा था कि ये वाला जो रीजन है, ये जो स्टोरेज टैंक है वो भारत डेवलप करे। आप देखोगे तो 1987 के दौरान में जब इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, राजीव गांधी ने जब अकॉर्ड किया तो उस दौरान में भी ये कहा गया था कि इंडिया विल डेवलप दिस रीजन, इंडिया ये रीजन को डेवलप करेगा। पर कुछ रीजनों के कारण भारत डेवलप नहीं कर पाया। इवन आप देखोगे तो भारत ने अपनी IOC है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक नया ब्रांच भी खोला था, लंका IOC, यानी कि लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बट फिर भी आपको देखने को मिला कि काफी समय से ये डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ। हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है श्रीलंका के कि भारत यहाँ पर इन ऑयल टैंक को डेवलप कर सकता है। इस चीज का रीजन क्या है, इस चीज का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि काफी समय से आप देखोगे तो श्रीलंका जो है वो चाइना के साथ में कोऑपरेट कर रहा था, कोलैबोरेट कर रहा था, जिस दौरान में वो भारत के साथ में अपना बेस्ट कोलैबोरेशन, बेस्ट कोऑपरेशन जो है वो नहीं दे पा रहा था। बट अभी वो दिया है। किसकी तरफ से आया है साहब? श्रीलंका की तरफ से आया है। क्योंकि आप देखोगे तो एक थिएटर बनाया गया था चाइना द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया, सबका इनॉग्रेशन हो गया था। चाइना जो है वो पोर्ट सिटी बना रहा है वहां पर, और इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया ईस्ट कोस्ट टर्मिनल बना रहा था, उसको पहले मना कर दिया गया, ठीक है। इंडिया ने एक ऑडिटोरियम बनाया जाफना के अंदर, जो सालों साल तक जिसका इनॉग्रेशन श्रीलंका के अंदर नहीं हुआ। तो वो सारी प्रॉब्लम उभर के आ रही थी। पर अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका वापस से भारत की तरफ टिल्ट होता हुआ दिख रहा है, और ये टैंक को डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंदर 24 ऑयल टैंक जो है वो सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बनाई। 14 टैंक कंप्लीटली ओन करेगी लंका IOC, जो कि इंडिया की है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वहीं आप देखोगे तो जो 61 टैंक्स हैं उसका जो ओनरशिप रहेगा, उसकी 51% तक ओनरशिप सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास में रहेगी, और 49% जो है वो लंका IOC के पास में रहेगी। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने अभी अभी एक बिड जीती है श्रीलंका के अंदर, जिसके बाद अशोक लेलैंड भी 500 के आसपास बसेस जो हैं वो श्रीलंका को ट्रांसफर करेगा। इतना ही नहीं, श्रीलंका के अंदर पुलिस फोर्स के लिए जो जीप चाहिए थी वो 750 जीप जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आपको भारत से देखने को मिलेगी, वो वहां पर भेजेगी, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर ये डेवलपमेंट भी होने वाले हैं, और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोविड-19 के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया, जहां पर ICMR ने किट को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। कौन सी किट है साहब? टेस्टिंग किट, ओमिक्रॉन डिटेक्शन किट। ओमिक्रॉन डिटेक्शन किट जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। अभी तक जो भारत ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट यूज करता था वो बनी हुई थी US की एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन थर्मो फिशर द्वारा, जो कि SGTF स्ट्रेटेजी का प्रयोग करती थी। अभी जिस किट को मंजूरी दी है वो इंडिया के अंदर ही डेवलप्ड है, जो कि टाटा कंपनी द्वारा डेवलप्ड है। उसका नाम है ओमिश्योर, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक कंपनी द्वारा से मैन्युफैक्चर किया गया है। मतलब इंडिजीनियस टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये भी SGTF स्ट्रेटेजी के ऊपर ही काम करती है। क्या है SGTF स्ट्रेटेजी? इसका फुल फॉर्म होता है
जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटेजी। क्या होता है जब हम लोग ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एस प्रोटीन या कहूं एस जीन जो है वो ओमिक्रॉन के अंदर एब्सेंट होता है, बाकी कोविड के वेरिएंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसे टेस्ट लगाते हैं जिसके जरिए पता लगता है कि एस जीन है या नहीं है। अगर एस जीन नहीं है तो एस जीन फेलियर हो गया है। एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटेजी आपको ये देखने को मिलेगी, जिसके जरिए हम लोग ओमिक्रॉन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबरों की बात करें तो आप देखोगे थोड़े समय पहले जब न्यू ईयर था तो उस दौरान में चाइना ने एक बेहतरीन वीडियो बनाया, मतलब एकदम खतरनाक वाला वीडियो बनाया, जिसके अंदर उन्होंने गलवान वैली के अंदर अपना झंडा लहराया। ठीक है, ये एक प्रोपोगेंडा के तहत था, बट उसके बाद भारत ने भी 4 जनवरी के दिन में आप देखोगे तो ये भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, जिसने गलवान वैली के अंदर अपने झंडे को फहराते हुए फोटो जो है वो रिलीज किया है। उसके बाद आप देखोगे तो इसी चीज को कंफर्म किया गया है भारत के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। तो आप देखोगे तो ये चीज भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि पूरे सारे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अलग ही फील आ रहा है साहब इस फोटो को देख के, अलग ही मजा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें तो चाइना ने कहा है कि वो अपने आर्सेनल को, न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करता रहेगा। क्यों कहा है? आप देखोगे तो थोड़े समय पहले जितने भी डेवलप्ड कंट्री थी ना, इनको एक नया शौक चला था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम लोग पूरे विश्व को डिसआर्मामेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पूरे विश्व ने एक चीज देखी थी जापान के अंदर, इन न्यूक्लियर वेपन का, इन एटॉमिक वेपन का एक दर्दनाक इंसिडेंट देखा था हिरोशिमा नागासाकी के अंदर। एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद शायद उसको कोई और देख ले तो अंदर से रूह कांप जाए, जहां पर उस एटॉमिक बॉम्ब का असर जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा है लोगों के जीन्स के अंदर, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी वाले रीजन के अंदर जो प्रेजेंट थे या फिर वहां पर किसी का जन्म होता है तो उस रेडिएशन के कारण, जिसके कारण से पूरे विश्व को डिसआर्मामेंट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये न्यूक्लियर वेपन कभी यूज ही ना हो। बस इस डिसआर्मामेंट के अंदर जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि पहले दूसरे देशों को हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, फिर हम लोग हमारे न्यूक्लियर वेपन को छोड़ देंगे। जबकि होना ये चाहिए था कि पहले ये डेवलप्ड कंट्री छोड़ते, उसके बाद बाकी देशों को छुड़वाते। तो वो चीज आपको देखने को मिली, जिसके बाद आप देखोगे तो उसी चीज को, उसी कसम को रीअफर्म किया गया था हाल ही में यूएस, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा, कि हम लोग एटॉमिक वेपन को कम करेंगे और पूरे वर्ल्ड को एटॉमिक वेपन से फ्री करेंगे। और ये जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहे हैं इनको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये कहा गया था। बट उसी दौरान में देखोगे तो रशिया और यूएस ने अपने जो स्टॉक पाइल है, अपना जो न्यूक्लियर वेपन का कंटेंट है उसे खत्म नहीं किया, उसे कम किया, ताकि ये जो वेपन है इनका स्प्रेड कम हो। बट उसी बीच में चाइना ने कह दिया कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करता रहेगा। और आप देखोगे तो चाइना का ये कहना थोड़ा लाजमी भी है। क्यों है? क्योंकि भले ही यूएस और रशिया ने अपना कम किया, पर विश्व की आधी से ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन का सेंटर है वो इन दो देशों के अंदर है। अधिकतर न्यूक्लियर वेपन का जो सेंटर है वो यूएस और रशिया के अंदर है। अब समुद्र के अंदर से 2 लोटा पानी कम भी कर दो तो क्या असर पड़ता है? ठीक है, सो चाइना ने भी अभी ये कहा है कि हम लोग मॉडर्नाइज करते रहेंगे, और इसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। क्योंकि पिछले साल ही आपको देखने को मिलेगा कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन से बनी हुई थी, उसे डेवलप किया था चाइना ने, जो 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से मूव करती थी। उसके बाद आप देखोगे तो कई मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप किए। यूएस की एक रिपोर्ट बताती है कि चाइना जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपांड कर रहा है, 2027 आते आते लगभग 700 के आसपास न्यूक्लियर वेपन जो है वो चाइना के हो जाएंगे, और 1000 के आसपास हो जाएंगे न्यूक्लियर आर्सेनल 2030 आते आते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भारत के लिए भी हो सकता है। तो इस कारण से हम लोग इस खबरों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के फॉरेन अफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें तो $55.7 बिलियन का गोल्ड पिछले साल भारत ने इंपोर्ट किया है। इतनी ज्यादा मात्रा में भारत ने गोल्ड इंपोर्ट किया कि ये फिर से रिकॉर्ड तोड़ बना, जिसके अंदर आप देखोगे तो भारत विश्व का 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है हालांकि गोल्ड के अंदर, बट इंडिया का ये सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्ट है गोल्ड का।
इसके पहले 2011 के अंदर 53.9 बिलियन डॉलर का गोल्ड हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, पर इस बार 55.7 बिलियन डॉलर का गोल्ड जो है वो भारत ने इंपोर्ट किया। सवाल उठता है कि इतना इंपोर्ट हुआ कैसे या हुआ क्यों? इसका कारण यह है कि इस बार आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर वेपन के इस बार आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड जो है उसका दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, जिसके कारण से भारी मात्रा में जितने भी इंपोर्टर थे उनको लगा कि अब फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर सोने का दाम कम नहीं हुआ पर इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ा तो इंपोर्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिला। इतना ही नहीं, पिछले साल आपको देखने को मिलेगा कि वेडिंग सीजन जो है वो बड़ा रहा, ज्यादा समय के लिए रहा। जब वेडिंग सीजन ज्यादा, क्योंकि ज्यादा शादियां रही, क्यों रही साहब? क्योंकि उसके पहले वाले साल में शादियां थोड़ी कम हो पाई थी, तो इस दौरान में शॉपिंग वगैरह ज्यादा ही, जिसके कारण से गोल्ड जो है उसकी खरीदी ज्यादा रही, जिसके कारण से आपको देखने को मिला कि भारत का गोल्ड के अंदर इंपोर्ट बिल 2021 के अंदर काफी ज्यादा रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इसके अलावा अनअकैडमी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड का यूज करना है दोस्तों SRC10, और आज आखिरी डेट है जिसके अंदर इस कोड से आपको 22% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो दोस्तों। कोड का यूज करना है SRC10। देखो दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं कि प्लस का जो कोर्स था वो जो एक समय पे आपको बहुत महंगा पड़ता था वो काफी सस्ता जो है वो अभी पड़ रहा है। जो सब्सक्रिप्शन आपको पहले 72,000 के आसपास का पड़ रहा था प्लस का, वो कम होते होते 49 के अंदर आ चुका है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड का यूज करना है, 40 के अंदर आ चुका है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड का यूज करना है दोस्तों SRC10।